हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की यह वीडियो टॉप 30 क्वेश्चनों के साथ आपके सामने हाजिर है। और दोस्तों, गणित पैडागॉजी के हम वही क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि एग्जाम में ट्रेंड होते रहते हैं। तो बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को देखें तो ए ऑप्शन कह रहा है बालक केंद्रित, बी कह रहा है शिक्षक केंद्रित, सी कह रहा है पाठ्य पुस्तक आधारित और डी कह रहा है ये सभी। तो दोस्तों, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए बालक केंद्रित। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बालक को केंद्र में रखकर ही शिक्षा देनी चाहिए, यह एनसीएफ 2005 कहता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कह रहा है, मूल्यांकन विधि का चुनाव करते समय शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए। आपके ऑप्शन है छात्रों की रुचि का, बी कह रहा है छात्रों के पारिवारिक वातावरण का, सी कह रहा है मूल्यांकन साधन वैध होने का और डी कह रहा है इनमें से किसी का नहीं। तो दोस्तों, मूल्यांकन विधि का चुनाव करते समय एक शिक्षक को क्या बात ध्यान में रखना चाहिए, तो यह रखना चाहिए कि मूल्यांकन साधन वैध होने का। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि मूल्यांकन जिस श्रेणी में किया जा रहा है वह वैध है या नहीं है, वह तरीका सही है या नहीं है, सभी छात्र को एक समान रूप से आंका जा रहा है या नहीं आंका जा रहा है। नहीं तो फिर कोई बच्चा ऊपर जा रहा है तो कोई बच्चा नीचे जा रहा है, तो क्या होता है, इससे बच्चों में हीन भावना होने की संभावना बन जाती है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न कह रहा है, अंकगणित का शिक्षण महत्वपूर्ण है। आपके ऑप्शन है घरेलू कार्य के लिए, व्यवहारिक उपयोग के लिए, व्यवसाय और मजदूरी के लिए, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, गणित का शिक्षण महत्वपूर्ण कब होता है? यहाँ पर घरेलू कार्य के लिए भी उपयोग किया जाता है, व्यवहारिक उपयोग के लिए भी महत्वपूर्ण है और व्यवसाय और मजदूरी के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप अगर मार्केट जा रहे हो वहाँ भी आप अंकगणित का इस्तेमाल करते हो, कोई भी कार्य किया जा रहा है वहाँ भी अंकगणित का शिक्षण महत्वपूर्ण होता है, वहाँ भी अंकगणित का ज्ञान होना जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न कह रहा है, रेखा गणितीय आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्य उद्देश्य है। आपके ऑप्शन है ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, कौशलात्मक या अनुप्रयोगात्मक। तो दोस्तों, गणितीय आकृतियों के शिक्षण के लिए सर्वप्रथम प्राप्य उद्देश्य है कौशलात्मक। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न कह रहा है, गणित में मानसिक कार्य संबंधित है। आपके ऑप्शन है गणित के व्यवहारिक पक्ष से, गणित के सैद्धांतिक पक्ष से, गणित के प्रायोगिक पक्ष से या इनमें से किसी का नहीं। तो दोस्तों, गणित में मानसिक कार्य संबंधित है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गणित के व्यवहारिक पक्ष से। व्यवहारिक पक्ष का अर्थ क्या होता है दोस्तों? व्यवहारिक पक्ष का अर्थ होता है जिसमें दिनचर्या भी हो, घरेलू भी हो, दैनिक जीवन की समस्याएं भी हों। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न कह रहा है, स्कूली गणित में ज्यादा जोर किस पर दिया जाना चाहिए। यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को देखें तो ए ऑप्शन कह रहा है तथ्यात्मक ज्ञान पर दिया जाना चाहिए, बी कह रहा है प्रक्रियात्मक प्रवाह पर दिया जाना चाहिए, सी कह रहा है संकल्पनात्मक समझ पर दिया जाना चाहिए और डी कह रहा है उपरोक्त सभी पर। तो दोस्तों, स्कूली गणित में ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न कह रहा है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए कौन सी विशेषता होनी चाहिए। आपके ऑप्शन है सूत्रों को याद करने की, बी कह रहा है समस्या समाधान की, सी कह रहा है ए तथा बी। यहाँ पर दोस्तों मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर आप बी कर लीजिए, और डी कह रहा है सभी अवधारणाओं को समझने, लागू करने और उनमें संबंध स्थापित करने की। तो दोस्तों, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए कौन सी विशेषता होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी अवधारणाओं को समझ सके और लागू कर सके और उनमें संबंध स्थापित कर सके। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
8वां प्रश्न कह रहा है बच्चों में गणना करने की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। बच्चों में गणना करने की शक्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है? यहाँ पर ए ऑप्शन कह रहा है कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, बी कह रहा है अवधारणाओं को स्पष्ट करके, सी कह रहा है ए तथा बी दोनों, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करें बच्चों में गणना शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, किस प्रकार से गणना शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें ए तथा बी दोनों आ जाते हैं। कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके भी बच्चों में गणना शक्ति बढ़ाया जा सकता है और अवधारणाओं को स्पष्ट करके भी बढ़ाया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त है। क्या शर्त है? ए कह रहा है सरल पाठ्य पुस्तक, बी कह रहा है बाल साहित्यकारों का साहित्य, सी कह रहा है चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा, डी कह रहा है निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त होती है निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है गणित शिक्षण के लिए उपयुक्त परिस्थिति है। कौन सी उपयुक्त परिस्थिति होती है गणित शिक्षण के लिए? ए कह रहा है बच्चों को सभी संकल्पनाएं सीखने के लिए विवश करना, बी कह रहा है गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा बनाना, सी कह रहा है उच्च स्तरीय चिंतन कौशलों का विकास करना, और डी कह रहा है सूत्रों को रटवाना। तो दोस्तों गणित शिक्षण के लिए उपयुक्त परिस्थिति क्या है? यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा बनाना। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम विवश करते हैं तो ये निगेटिव पॉइंट हो जाता है, उच्च स्तरीय यहाँ भी निगेटिव है, और दोस्तों बच्चों को सूत्र रटवाना ये भी आपका निगेटिव है। तो आपका पॉजिटिव और सबसे सटीक आंसर है गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों से ही जोड़ देना या उनका हिस्सा बना देना। अगला प्रश्न है गणित की कक्षा में संप्रेषण से ... की क्षमता का विकास होता है। आपके ऑप्शन है प्रश्नों का शीघ्र उत्तर देना, बी कह रहा है पठन, सी कह रहा है गणितीय विचार को सुव्यवस्थित संचित एवं स्पष्ट करना, और डी कह रहा है पुनर्समूहीकरण करना। तो दोस्तों यहाँ पर गणित की कक्षा में संप्रेषण से किसकी क्षमता का विकास होता है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित संचित एवं स्पष्ट करना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न कह रहा है गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? यहाँ पर ए ऑप्शन कह रहा है गणनाओं में प्रवीणता की, बी कह रहा है अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की, और सी कह रहा है सूत्र याद करने की, और डी कह रहा है हल को याद करने की। तो दोस्तों गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को क्या आवश्यक होता है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की। क्योंकि दोस्तों गणित की जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है? वह होती है तर्कात्मक। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न कह रहा है गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद परिभाषित नहीं है? आपके ऑप्शन है समतल, बिंदु, रेखा, चतुर्भुज के विकर्ण। तो दोस्तों गणित में कौन से पद परिभाषित नहीं है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बिंदु। बिंदु परिभाषित नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न कह रहा है गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कथन में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर दोस्तों नहीं पूछा है तो आपको निगेटिव में ही आंसर टिक करना है। ए ऑप्शन कह रहा है वे अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करते हैं, बी कह रहा है वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं, सी कह रहा है समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं, और डी कह रहा है वे अंतर विषयी अनुबंधों को सिद्ध करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर निगेटिव पूछा है तो आपको निगेटिव में आंसर देना है। तो यहाँ पर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं। यही आपका निगेटिव पॉइंट है।
आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न कह रहा है आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। जो बच्चा प्राथमिक स्तर का है, जो बच्चा प्राइमरी में पढ़ रहा है, उसका किस पहलू से संबंध नहीं है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन कह रहा है प्रतिरूप, पैटर्न, बी कह रहा है कोण, सी कह रहा है सममिति और डी कह रहा है चौपड़। तो दोस्तों यहाँ पर प्राथमिक स्तर से संबंध नहीं है जिस पहलू का, वह पहलू है कोण। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न कह रहा है खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था। आपके ऑप्शन है प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग, बी कह रहा है किल्पैट्रिक, सी कह रहा है डीओबी और डी कह रहा है स्किनर। तो दोस्तों खोज विधि का प्रतिपादन करने वाले कौन थे, तो वो थे प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर बीजगणित की बात कही गई है, इसमें क्या महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है सामान्यीकरण, बी कह रहा है मानसिक चित्रण और सी कह रहा है माप और डी कह रहा है क्रम परिवर्तन। तो दोस्तों बीजगणित में माप महत्वपूर्ण नहीं होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। माप का यूज ज्यादा किया जाता है रेखा गणित में और अंक गणित में भी इसका यूज किया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है गणित शिक्षण में कक्षा उपयोगी उद्देश्यों के निर्धारण में कौन से बिंदुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। आपके ऑप्शन है विषय वस्तु की विशेषताएं, बी कह रहा है विद्यार्थियों का स्तर, सी कह रहा है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन और डी कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों उद्देश्यों के निर्धारण में कौन से बिंदुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो यहाँ पर विषय वस्तु की विशेषताएं भी आवश्यक हैं, विद्यार्थियों का स्तर भी ध्यान में रखना आवश्यक है और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन भी ध्यान में रखना आवश्यक है। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न कह रहा है छात्र विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसकी जांच हेतु जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं वे कहलाती हैं। वे क्या कहलाती हैं। आप भी कभी विद्यालय में जा रहे होंगे तो वहां पर जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है उपलब्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, निदानात्मक मूल्यांकन या ए तथा बी दोनों। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उपलब्धि परीक्षण और निष्पत्ति परीक्षण। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न कह रहा है गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। आपके ऑप्शन है तुलना करना, बी कह रहा है निष्कर्ष निकालना, सी कह रहा है गणितीय आकृतियां बनाना और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम कौशलात्मक उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गणितीय आकृतियां बनाना। अगर बच्चा आकृतियां बना ले रहा है गणित का तो वह एक कौशल के ही अंतर्गत आता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न कह रहा है किसी गणितीय आकृति को दिखाकर प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या उद्देश्य होता है अगर गणितीय आकृति को दिखाया जाता है। तो ए ऑप्शन कह रहा है कौशलात्मक उद्देश्य, बी कह रहा है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, सी कह रहा है अवबोधात्मक उद्देश्य और डी कह रहा है ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो दोस्तों अगर किसी बच्चे को आकृतियां दिखाई जाती है तो उसका क्या उद्देश्य होता है। उसका उद्देश्य होता है ज्ञानात्मक। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न कह रहा है सीखने के आकलन का आधार है। तो सीखने के आकलन का क्या आधार है। आपके ऑप्शन है पुनः स्मरण, जैसे का तैसा लिख देना, व्यवहारिक परिवर्तन या व्याख्या कर सकना। तो दोस्तों सीखने का आकलन का आधार है व्यवहारिक परिवर्तन। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यवहारिक परिवर्तन के अंतर्गत क्या होता है, दैनिक जीवन में व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही व्यवहारिक परिवर्तन कहलाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
23वां प्रश्न कह रहा है गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण है। तो क्या कारण है कि गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान दिया गया है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन कह रहा है बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करने में, बी कह रहा है बच्चों का समाजीकरण करने में, और सी कह रहा है बच्चों का चरित्र विकास करने में, और डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण यही है कि वह बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण भी पैदा कर सके, बच्चों का समाजीकरण भी कर सके और बच्चों का चरित्र का विकास करने में भी सहायक हो। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न कह रहा है मंद बुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार हेतु उपयोगी परीक्षा है। मंद बुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार उपयोगी कौन सी परीक्षा है? यहाँ पर ये ऑप्शन कह रहा है मंद बुद्धि परीक्षण, बी कह रहा है निदानात्मक परीक्षण, सी कह रहा है सृजनात्मक अर्थात क्रिएटिव करके, और डी कह रहा है विश्लेषणात्मक परीक्षण। तो दोस्तों मंद बुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार हेतु कौन सी परीक्षा उपयोगी है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, निदानात्मक परीक्षण, बच्चों का जो समस्याएं हैं उनका निदान करना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है शिक्षण उद्देश्यों के निर्धारण में आवश्यक मानदंड है। आपके ऑप्शन है छात्र की आवश्यकता, समाज की आवश्यकता, विषय वस्तु की प्रकृति या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर शिक्षण उद्देश्यों के निर्धारण में आवश्यक मानदंड छात्र की आवश्यकता भी है, समाज की आवश्यकता भी है और विषय वस्तु की प्रकृति भी है। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न कह रहा है हल की व्याख्या कर सामान्य निष्कर्ष निकालना किस व्यवहारगत परीक्षण या शिक्षण में सम्मिलित है? तो दोस्तों हल की व्याख्या करने का अर्थ है आप किसी चीज का हल कर रहे हो, समाधान कर रहे हो, उसका निष्कर्ष निकाल रहे हो, तो यह व्यवहारगत शिक्षण में सम्मिलित है। तो ए ऑप्शन कह रहा है ज्ञान में, बी कह रहा है अवबोध, सी कह रहा है कौशल और डी कह रहा है ज्ञानोपयोग। तो दोस्तों यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ज्ञानोपयोग में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न कह रहा है सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत लागू है। आपके ऑप्शन है आगमन विधि में, निगमन विधि में, विश्लेषण विधि में, संश्लेषण विधि में। तो दोस्तों सामान्य से विशिष्ट की ओर का जो सिद्धांत है वह लागू है निगमन विधि में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें विशिष्ट से सामान्य की, तो दोस्तों अगर विशिष्ट से सामान्य की ओर पूछा होता तो आपका आगमन विधि हो जाता। इसे हम मूर्त से अमूर्त की ओर भी कहते हैं आगमन विधि को। और दोस्तों सामान्य से विशिष्ट की ओर निगमन विधि हो जाता है। इसमें निगमन विधि में क्या होता है, पहले नियम बताया जाता है फिर उदाहरण का प्रयोग किया जाता है, जबकि आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है फिर नियम बताए जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न कह रहा है एक गणित शिक्षक का मानना है कि लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं। शिक्षक क्या कर रहा है? ए कह रहा है उचित दृष्टिकोण वाला शिक्षक है, बी कह रहा है नीतिपरक है, सी कह रहा है लिंग पक्षपाती है और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक गणित का शिक्षक है और उसका मानना ये है कि लड़के गणित में अच्छे होते हैं लड़कियों की अपेक्षा। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो लिंग भेदभाव कर रहा है, लड़के लड़की में भेदभाव कर रहा है। तो यहाँ पर लिंग पक्षपाती आपका सही हो जाता है, ऑप्शन सी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा है। ए ऑप्शन कह रहा है अधिक कमजोर, बी कह रहा है अधिक लचीली, सी कह रहा है अधिक सुदृढ़ और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ है, इसलिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लास्ट प्रश्न कह रहा है जब किसी नवीन प्रश्न को हल करना हो तो सबसे उपयुक्त विधि क्या है? आपके ऑप्शन है आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि या विश्लेषण विधि।
तो दोस्तों किसी नवीन प्रश्न को जब हल करना हो तो उसका सबसे उपयुक्त विधि होता है आगमन विधि। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगमन को हम कहते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर चलना या विशिष्ट से सामान्य की ओर यह चलता है। और दोस्तों आगमन विधि में क्या होता है, आगमन विधि में उदाहरण बताया जाता है फिर नियम बताया जाता है। आगमन विधि एक वैज्ञानिक विधि है और यह अन्वेषण तर्क पर आधारित है। मूर्त से अमूर्त हो गया, विशिष्ट से सामान्य, उदाहरण से नियम की ओर यह चलने वाली विधि है। ये फैक्ट आप सभी याद रखिए। तो दोस्तों आज की यह वीडियो यहीं तक। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।